नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ओरिजिनल न्यूज इंडिया में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें फटाफट, जो कि है आपके लिए बहुत ज़रूरी। तो दोस्तों चलिए आपका समय न कमाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की पहली खबर है, दोस्तों आज की पहली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। चाइनीज ऐप्स फिर से बैन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों कितने ऐप्स बैन कर दिए गए हैं, हम आपको पूरी खबर बताते हैं। दोस्तों केंद्र सरकार ने 43 मोबाइल ऐप पर लगाई रोक, सुरक्षा संप्रभुता के लिए बताया खतरा। तो दोस्तों मोदी सरकार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रही है और ढूंढ करके जो है चीनी ऐप्सों को पर बैन लगा रही है। तो दोस्तों चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। भारत सरकार ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए 43 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी कानून के धारा 69(a) के तहत उठाया है। सरकार ने इस संबंध में कहा है कि इन ऐप्स के खिलाफ यह कार्रवाई भारत में संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की पूर्वग्राही गतिविधियों में संलग्न रहने की जानकारी के आधार पर की गई है, और साथ ही उन्होंने इसे बताया है कि यह हमारी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इस संबंध में जानकारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंगलवार को प्रतिबंधित किए गए ऐप्स के अली एक्सप्रेस, बिग चाइना, कैम कार्ड और स्नैक वीडियो जैसे ऐप्स भी शामिल हैं। तो दोस्तों इस बार पिछली बार टिकटॉक और शेयरिट जैसे पॉपुलर ऐप्स बंद किए गए थे, और इस बार जो है स्नैक वीडियो को भी इसमें घसीट दिया गया है। बयान में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के विस्तृत रिपोर्ट्स के आधार पर ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इससे पहले भारत सरकार ने 3 बार चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। सरकार ने 29 जुलाई को चीन के 48 ऐप्स प्रतिबंधित किए थे। इनमें से लोकप्रिय एप्लीकेशन टिकटॉक भी शामिल था। इसके बाद 28 जुलाई को सरकार फिर से कार्रवाई करते हुए 59 ऐप्स पर रोक लगा दी थी। 2 दिसंबर को एक बार फिर ऐसा ही कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 चीनी ऐप्स प्रतिबंधित कर दिए थे, जो कि इस बार भी 48 ऐप्स को बैन कर दिया गया है। ढूंढ करके दोस्तों ऐप्सों को बंद किया जा रहा है। इस बार 43 ऐप्सों को बंद किया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी वैक्सीन को लेकर के भारत के पास अनुभव, हमारे लिए स्पीड के साथ सेफ्टी भी जरूरी। पीएम मोदी का यह बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं। देश में संक्रमण को बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन की रणनीति को लेकर के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के संग डिजिटल माध्यम से बैठक की है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 1000 और ICU बेड की मांग की है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत कोरोना मृत्यु दर और रिकवरी रेट के मामले में दुनिया भर से बेहतर स्थिति में है। कोरोना के टीकों का विकास अंतिम चरण में। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के टीकों का विकास अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अंतिम चरण में चल रहा है। हालांकि अभी भी हमारे पास कुछ सवालों के निश्चित उत्तर नहीं है। हालांकि हमारे सभी संभावनाओं के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। अंतिम रोल आउट निर्णय राज्यों के परामर्श से ही लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टली। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। दरअसल पूरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी की याचिका पर होने वाली सुनवाई को 2 सप्ताह के लिए टाल दी है। अर्नब गोस्वामी याचिका महाराष्ट्र विधानसभा सचिव द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए विशेषाधिकार नोटिस के खिलाफ लगाई गई थी। बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपमानजनक टिप्पणी से जुड़े इस मामले में राज्य के विधान सचिव ने अर्नब गोस्वामी को विशेषाधिकार नोटिस जारी कर दिया था, और यही खबर है दोस्तों, जिसको 2 सप्ताह के लिए पूरी तरह से टाल दिया गया है। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पराली के से प्रदूषण से दिल्ली को बचाइए। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने जो है रिक्वेस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि पराली के प्रदूषण से दिल्ली को बचा लीजिए। पीएम से उन्होंने यह एक रिक्वेस्ट लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं।
इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बात की। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को राजधानी की स्थिति का अवगत कराने के साथ ही मांग भी की है कि पराली से मतलब जो हानि पहुंच रही है दिल्ली को, उस प्रदूषण के मामले में हस्तक्षेप करें ताकि प्रदूषण से हमें मुक्ति मिल सके और दिल्ली इससे बच सके। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि दिल्ली में कोरोना के तीसरे पीक के दौरान 10 नवंबर को 8600 संक्रमित सामने आए। तब से ही धीरे धीरे संक्रमित के मामले में पॉजिटिविटी की दर नीचे आ रही है। केजरीवाल ने बताया कि तीसरे पीक में ज़्यादा गंभीर स्थिति इसलिए है क्योंकि इसमें प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारक है और इससे अब माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बचा लीजिए। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है हरियाणा से। तो दोस्तों हरियाणा से जो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि हरियाणा में सबसे पहले किसे लगेगा कोरोना का टीका, सीएम मनोहर लाल ने प्लान किया साझा। तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये प्लान साझा किया है कि कैसे कैसे किसको किसको जो है कोरोना का टीका लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्ता की है। इस दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री से अपनी सरकार की तैयारियों के बारे में अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा है कि आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की रणनीति बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। चूँकि एक बार में सभी को टीका देना संभव नहीं है, इसको चरणबद्ध तरीके से ही जारी किया जाएगा। दूसरे चरण में आवश्यक सेवा प्रदाताओं को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 2 चरण और होंगे जिसमें आयु के आधार पर लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। हरियाणा में अन्य राज्यों के मुकाबले मृत्यु दर पूरी तरह से कम है। इससे पहले रविवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा सरकार के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। मृत्यु दर भी अन्य प्रदेशों के मुकाबले बहुत ही कम है। हरियाणा में मृत्यु दर 1.01% है कोरोना से। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है जो वो बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जहरीली शराब से मौत के मामले में दोषी अफसरों पर भी सख्त कार्रवाई हो, ऐसा मायावती जी ने अपने बयान में कहा है। तो दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि जहरीली शराब से मौतों के मामले में 2 अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि यूपी में जहरीली शराब पीने से गरीबों की मौत व परिवारों के उजड़ने की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो कि अति दुखद है। प्रयागराज की ताज़ा घटना में भी अनेक लोगों की मौत के बाद सरकारी कार्रवाई उचित है, किंतु इस समस्या के समाधान हेतु दोषी अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। इसके पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहरीली शराब के मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में अवैध शराब को लेकर के सत्ता संरक्षण में दोगुनी रफ्तार से चल रही है। अब तक दर्जनों लोगों को जहरीली शराब पी करके अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने कहा था। शराब माफियों के हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि वे सरकारी कायदे कानून को ठेंगा दिखाते हुए तस्करी अवैध रूप से शराब की बिक्री खुलेआम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों कोरोना वैक्सीन से लेकर के बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों दिल्ली समेत 4 राज्यों से आने वाले को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही मिलेगा महाराष्ट्र में प्रवेश। तो दोस्तों वो कौन से राज्य हैं, क्या वो आपके राज्य हैं? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो को लगातार देखते रहें। तो दोस्तों महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार अब दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा इन 4 राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को राज्य में प्रवेश के लिए कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। बिना निगेटिव रिपोर्ट के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालांकि जिन लोगों के पास प्रदेश में प्रवेश के समय निगेटिव रिपोर्ट उपलब्ध नहीं होगी, उनके लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा राज्य से आने वाले लोगों की कोविड-19 लक्षणों की जाँच करेगी। जिनमें ये लक्षण नहीं होंगे केवल उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने कहा है कि नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही महाराष्ट्र आने वाले सभी लोगों को कोविड-19 को लेकर के निर्धारित किए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। मास्क नहीं लगाए हुए पकड़े जाने पर जुर्माना भी देना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार दिल्ली से आने वाली ट्रेनों और उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है लॉकडाउन से। दोस्तों एक और लॉकडाउन लगा तो क्या होगा, जाने तमाम सवालों के जवाब।
जो कि आपके मन में उठ रहे होंगे। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, अगर एक बार और लॉकडाउन लग गया तो आगे क्या हो सकता है। देश में कई हिस्सों में कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी स्टेज से गुजर रही है। संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर प्रतिबंध लगाने की चर्चाएं तेज हो रही हैं कि इस बार फिर से लॉकडाउन लगेगा। इस बीच कुछ जगहों पर जैसे अहमदाबाद प्रशासन प्रतिबंध और आंशिक कर्फ्यू लग चुका है। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में के दौरान जो भाड़ वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग नियमों पर पैमाने पर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके कोरोना संक्रमण तेज फैलने के खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अगर देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा तो क्या होगा। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं, बाज़ारों में भीड़ बढ़ी लेकिन ख़रीदारी नहीं। तो दोस्तों भीड़ बढ़ चुकी है लेकिन ख़रीदारी नहीं, यानी कि दोस्तों लोगों के पास पैसा नहीं है और एक महामारी की तरह से कोरोना फैल रहा है और जो है लोगों में दरिद्रता आ रही है। अगर दोबारा लॉकडाउन लगा कुल मिलाकर के तो लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और भारत में कई लोग इस बार तो भूखा मरना तय है। करीब 4% लोग आपको पता है कि जो कि रोड पर अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज, एक एक पत्थर की हो रही है कोडिंग, जो कि 200 फीट की गहराई तक मशीनों से होगी खुदाई। तो दोस्तों राम मंदिर की निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है। एक एक पत्थर की हो रही है कोडिंग, यानी कि कोड से फिट किए जा रहे हैं। 200 फीट की गहराई तक मशीनों से होगी खुदाई। तो दोस्तों अब राम मंदिर की जो है खुदाई तेज हो गई है और वो 200 फीट तक की जा रही है। राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया तेज चल रही है। रामघाट की स्थित कार्यशाला में तराशे गए पत्थरों को राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाने का काम जोरों से चल रहा है। न्यू टेस्टिंग के लिए 12 ट्रक में 30 नंबर के पत्थर कार सेवकपुरम से मंदिर तक पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों मंदिर निर्माण के लिए एक एक पत्थरों की गिनती की जा रही है। मंदिर की नींव को लेकर के एक फ्लोर बनने तक के लिए 75,000 घन फीट पत्थर तैयार हैं। राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशाला में तराश कर रखे गए हर पत्थर को नंबर अंकित किए जा रहे हैं और उनको उसी हिसाब से फिट किया जा रहा है। निकल के आ रही है जो कि अंतिम खबर है। तो दोस्तों कार्यकर्ता बोला, जब आप सीएम बनोगे तब सुधरेगा सिस्टम। पढ़ें जो नवजोत सिंह सिद्धू का ये जवाब उन्होंने जो दिया है, हम आपको बताते हैं पूरी खबर। तो दोस्तों कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि उनकी सियासी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम से है। इस सिस्टम में पंजाब 25 वर्ष से पीछे धकेल दिया है। सिद्धू सोमवार को अमृतसर में अपने विधानसभा क्षेत्र के पार्षद हरपाल के घर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नए कृषि कानून लागू कर किसानों को अस्तित्व पर हमला किया है और उस पर सुधार हर हाल में होना चाहिए। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा कहा है नवजोत सिंह सिद्धू। जैसा कि आपको पता होगा कि इससे पहले जिस पे ये हमला इस समय कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उसी पार्टी में नवजोत सिंह सिद्धू कई बार सांसद रह चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।